हेलो, हेलो, हेलो। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। यहाँ पे महाजनपद काल हम लोग देख रहे थे और कहाँ तक हम लोग पहुँच गए? एक इंट्रोडक्शन में देखा था कि महाजनपद काल में क्या-क्या पढ़ना है, क्या-क्या होता है शॉर्ट में। हम लोग देखने वाले हैं महाजनपद काल के जो अध्ययन के स्रोत हैं, पुरातात्विक स्रोत कौन से हैं और साहित्यिक स्रोत कौन से हैं। हालाँकि आपने क्लास की शुरुआत में पढ़ लिया था, प्राचीन काल के अध्ययन के स्रोत कौन से हैं और मध्यकालीन अध्ययन के स्रोत कौन से हैं, है ना? पुरातात्विक कौन से, साहित्यिक सब पढ़ चुके थे। बट आपको मैंने बताया था जब क्वेश्चन का पैटर्न आता है, तो एक क्रोनोलॉजी आपसे पूछ लेते हैं, क्रम लगाने के लिए आपसे पूछ लेते हैं और आप लोग परेशान होते हो, क्यों आप रट्टू तोता मारते हो। तो मैंने आपको बोला पढ़ने का तरीका क्या होता है, एक तो क्रम से पूरा पढ़ लो, तो लोग पढ़ चुके हैं स्रोतों के रूप में। अब आपका दूसरा क्या है, टॉपिक वाइज़ आप लोग पढ़ रहे हो, तो टॉपिक वाइज़ हम सोर्स पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, यदि कोई बुक आती है कि इस काल की बुक है, इस काल की बुक है, इसको क्रोनोलॉजी में लगाओ, क्रम से लगाओ। तो आपको डेट्स याद नहीं करनी होती हैं। यदि आपको याद हो कि हाँ, ये महाजनपद काल की थी, ये वैदिक काल की थी, ये आपकी मौर्य काल की थी, तो आप ऑटोमैटिकली क्रम से लगा सकते हो। क्या? ऑटोमैटिकली आप क्रम से लगा सकते हो। तो एक बात समझ में आ रहा है आपको तरीका क्या होता है पढ़ने का? बस इसलिए मैं आपको टू द देखो आप लोग मुझसे अच्छा इतिहास जानते हो, आप लोग मुझसे शानदार पढ़ चुके हो, क्यों आपने यूजी भी किया हुआ है, पीजी भी किया हुआ है आपने और सिविल सर्विस की तैयारी भी आपने की हुई है, हर तक के आप नेट में कूद चुके हो, ठीक है ना? बट यहाँ पे एग्ज़ाम लेवल पर, नेट के लेवल पर क्रम से क्या इतिहास होता है, वो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ बस। तो प्राचीन ग्रंथों की महत्व की बात करें, प्राचीन बौद्ध ग्रंथ, कुछ जैन ग्रंथ, व्याकरण ग्रंथ, अष्टाध्यायी इस काल के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन के पहलू। अब तो बौद्ध ग्रंथ आपको याद, अरे सॉरी, 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 1 सेकंड, हो गया ना? नहीं हुआ। आपको याद होगा, तब मैंने आपको बताया था कि प्राचीन काल, यहाँ पे जो जैन ग्रंथ आया था, एक बौद्ध ग्रंथ भी आया था। याद है कि नहीं, जब महाजनपद काल से शुरुआत की थी हमने। यहाँ देखो, यहाँ पे जब चार्ट देखा था हमने, कहाँ गया? 1 मिनट, कहाँ गया? ये देखो, जैन ग्रंथ आपका, बौद्ध ग्रंथ कौन-सा था? अंगुत्तर निकाय था और जैन ग्रंथ आपका भगवती सूत्र था कि नहीं? और तीसरा क्या आ गया? अष्टाध्यायी। इन तीनों ग्रंथों से हमें इस काल की रचना मिल रही कि नहीं? जानकारी मिल रही है। आगे देखते हैं। और अष्टाध्यायी क्या है? अष्टाध्यायी क्या, देखो अष्टाध्यायी की प्रसिद्ध रचना है पाणिनि की है। अब सुनना, यह ग्रंथ ना केवल संस्कृत भाषा का व्याकरण है, बल्कि इसमें उस समय की राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन के संदर्भ भी मिलते हैं। है ना? अष्टाध्यायी में तत्कालीन जनपदों और व्यापारिक गतिविधियों की जानकारी मिलती है। है ना? चलो, क्या रहा है? अष्टाध्यायी किसने लिखी है? पाणिनि बौद्ध ने लिखी है। अन्य देखो, बौद्ध ग्रंथों में विनय पिटक, त्रिपिटक, मध्यम निकाय, अंगुत्तर निकाय, संयुक्त निकाय और सुत्त निपात, इनसे भी हमें इस काल की जानकारी मिलती है। आप देखोगे कि महाजनपद काल में आपका जैन धर्म और बौद्ध धर्म उद्भव होता है। अब आप बताओ, क्या आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा? एक शानदार तरीके से आपको यहाँ पे मिल गया नहीं? क्रम आपको याद हो गया कि नहीं हो गया? भाई किस काल में कौन सी चीज़ आएगी? अब दिमाग खोलना बस। एक ग्रंथ उस समय के राजनीतिक संगठन, ठीक ना? आपके क्या? पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, रिलीजियस लाइफ, अर्बनाइजेशन एंड ट्रेड एक्टिविटीज़ की आपकी क्या देती है? जानकारी देता है। जातक कथाएँ, जातक कथा जो कि सुत्त पिटक का एक भाग है। सुत्त पिटक, 3 पिटक होते हैं आपके, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। सुत्त पिटक का भाग है जातक कथाएँ। बताओ, इतना डीप में जाके आपको मिल गया। क्या आपको अब याद नहीं रहेगा कि जातक कथाएँ कहाँ मिलती है? हमें सुत्त पिटक में देखने को मिलती है। बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसकी रचना ईसा पूर्व 200 से लेकर 200 ईस्वी के बीच में हुई थी। जातकों में उस समय के सामाजिक जीवन, नगरीय संस्कृति, व्यापार, परिवहन, व्यवसाय और नैतिक मूल्यों का वर्णन मिलता है। है ना? अन्य ग्रंथों की बात करें, कुछ बाद के काल में बौद्ध और ब्राह्मणिक ग्रंथ भी इस युग की जानकारी मिलती है। जैसे अब सुनना, अब अन्य ग्रंथों में दिव्य वदान। अब क्या आपको याद रहेगा? आपको ये नहीं रखना कि गुप्त काल का है, नहीं है भाई साहब, इस काल का है। कुछ बाद के काल, कुछ बाद के काल के बौद्ध और ब्राह्मण इस काल की जानकारी दिव्य वदान बात का मिलेगा। आप स्तंभ धम्मसूत्र, आप स्तंभ धम्मसूत्र, ठीक है ना? इनसे अब आपसे पूछेगा 5-6 लिख देगा, विनय पिटक, सुत्त पिटक लिख देगा, अष्टाध्यायी लिख देगा, दिव्य वदान लिख देगा, आप स्तंभ, तो आपको डेट याद करनी है, क्रमशः नहीं। आप स्तंभ धम्मसूत्र आपके बाद में आएँगे, दिव्य वदान आपका बाद में आएगा, अष्टाध्यायी आपकी पहले आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? इनसे उस समय के नगरों की संरचना, प्रशासनिक व्यवस्था और धार्मिक मान्यताओं की जानकारी प्राप्त होती है। आपको सूचना दे दूँ मैं, पेपर 1 के लिए यूनिट 1 खत्म हो चुकी है, जिसके लिए मैम के द्वारा टेस्ट सीरीज़ लॉन्च कर दी गई है आपके लिए। डेली आपको 50 क्वेश्चन भेजे जाते हैं प्रैक्टिस के लिए, उसकी आंसर की सुबह से मैम द्वारा अपलोड कराई जाती है। साथ ही साथ पेपर 2 के लिए भी टेस्ट सीरीज़ जब यूनिट 1 खत्म हो जाएगी, तो यूनिट 1 के आपको टेस्ट अपलोड करके दिए जाएँगे, 50 से 100 क्वेश्चन डेली आपको दिए जाएँगे प्रैक्टिस के लिए। देन जैसे आपकी यूनिट 1 खत्म होती है, तो उसकी आंसर की भी सेम आपको यूट्यूब पे मिलेगी। क्रम से आपको डेली आपको 100-100 क्वेश्चन मिलने वाले हैं यूनिट 1, वो पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। डिस्कस की बात करें, तो सभी साहित्यिक स्रोत से स्पष्ट है कि ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी तक भारतीय समाज में राजनीतिक संगठन, नागरीकरण, व्यापारिक जटिलता और धार्मिक विविधता का विकास हो चुका था। ये आपकी महाजनपद काल की विशेषताएँ आपको दिख रही हैं।
कल ही हमने पढ़ा था कि महाजनपद काल की विशेषताएँ क्या-क्या इन शॉर्ट में पढ़ा था अपन ने। फिर में अगले अलग से पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है? अब पुरातात्विक स्रोतों में कौन-कौन से आपके आते हैं? साहित्यिक साक्ष्यों की तुलना में साहित्यिक साक्ष्यों की तुलना और पुष्टि के लिए पुरातात्विक साक्ष्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्योंकि इनसे क्या बनता है? तब दे प्रोवाइड अ रियल पिक्चर ऑफ द मटेरियल लाइफ। आपकी भौतिक जीवन की जानकारी मिलती है, आपकी अर्बनाइजेशन नगरीकरण की जानकारी मिलती है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द दैट एरा आर्थिक विकास की जानकारी मिलती है इस समय की। मुख्य पुरातात्विक साक्ष्यों में देखो तो अब याद रखो, पीजीडब्ल्यू कहाँ पे थे? वैदिक काल में थे, उत्तराधिक काल में थे। महाजनपद काल में क्या है? एनपीवीडब्ल्यू। आपसे पूछेगा भाई एनपीवीडब्ल्यू क्रम से लगाओ इनको, अब क्रम से लगा पाओगे नहीं, आप अलग से याद करते रहो ए बी सी डी, क्यों याद करना भाई? काल के हिसाब से याद कर लो। फिर काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। अगर आप सही तरीके से पढ़ो आपको क्या दिक्कत आएगी फिर बताओ? क्या रहेगा? ये उत्तर वैदिक काल सॉरी महाजनपद काल में एनपीवीडब्ल्यू मिलते हैं मुख्य रूप से। उत्तरी काले परिसर मिलते हैं, भवनों नगरों का अवशेष मिलते हैं, गोलाकार कुएं मिलते हैं, धातु के सिक्के। अब सिक्के की शुरुआत यहाँ से होती है महाजनपद काल से। अब देखो पंच मार्क कॉइन आपको यहाँ पे मिलेगा। पंच मार्क कॉइन आपको यहाँ से मिलेगा। ये सभी वस्तुएं सेकंड अर्बनाइजेशन के साक्ष्य प्रस्तुत करती हैं, याद रखना। अब उत्तरी कॉलेज निर्माण क्या है? यह आपके उस समय के सर्वोत्तम मृदभांड होते थे। इस मृदभांड की सतह चिकनी होती थी, चमकदार होती थी और गहरे काले रंग की। और ये आपको दिख रहा है, यह मृदभांड शहरी जीवन, व्यापार और सामाजिक वृद्धि का प्रतीक माने जाते हैं। You know, as it symbolizes urban life, trade and social prosperities. एनपीवीडब्ल्यू संस्कृति का प्रसार मगध, कौशाम्बी, वाराणसी, वैशाली और उज्जैनी जैसे नगरों में हुआ था। ठीक है? अर्बन एलिमेंट्स की बात करें हम लोग, नगरीय अवशेष क्या-क्या मिले हमें? तो भवनों, नगरों, कस्बों के अवशेष उत्तर भारत का स्थित भाग जैसे यहाँ पे देखना। इनसे स्पष्ट क्या होता है कि उस समय संगठित नगरीय जीवन था, तो योजनाबद्ध नगर निर्माण विकास हो चुका था। गोलाकार कुएं मिलते हैं यहाँ पे, इस युग के विशिष्ट विशेष जो जल निकासी और घरेलू उपयोग के लिए बनाए जाते हैं। अब आपसे पूछो गोलाकार कुआं किस काल में मिले भैया? तो क्या गोलाकार कुआं की शुरुआत कहाँ पे मिली आपको? मुख्य कहाँ दिख रही है आपको? महाजनपद काल में। अब याद करो, अलग से पॉइंट मिला की पॉइंट। भाई पेपर में आ चुका है पॉइंट, ठीक है ना? सिक्के की बात करें, सिक्के भी आपके फिजिकल एविडेंस में आते हैं ना, आर्कोलॉजिकल एविडेंस में। तो धातु के पंचमार्क सिक्के, पंचमार्क के आपके सिक्के बनाए गए, ठीक है ना? ये सिक्के मुख्यतः चांदी और तांबे किसके बेटा? कि बेटा चांदी और तांबे के होते थे। किसके होते बेटा? चांदी और तांबे के होते थे। लोग महाजनपदों में व्यापार के माध्यम के रूप में प्रयोग किए जाते थे। साहित्यिक प्रमाण अब तो सम्मत था कि साहित्य और पुरातत्व को कैसे जोड़ते हैं। तो पाली साहित्य और प्राकृतिक साहित्य में क्या इस काल की स्थितियों का विस्तृत विवरण मिलता है, ठीक है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के भारत के 16 महाजनपदों, 15 उत्तर में और एक दक्षिण में का उल्लेख मिलता है। और इसी प्रकार जैन ग्रंथ में भी आपका 16 महाजनपदों की सूची मिलती है आपको, ठीक है। लगभग 450 ईसा पूर्व पाणिनि ने अपनी रचना में, अब यहाँ पे पूछा गया बेटा याद रखना, क्या अपनी रचना में अष्ट जनपदों का उल्लेख किया है। और यहाँ पे जनपद है देखो, 40 जनपदों का उल्लेख किया है, ना कि महाजनपदों का, याद रखना। 40 जनपदों का उल्लेख किया है। ऊपर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? महाजनपद पढ़ रहे हैं, ये याद रखना आप लोग, ठीक है ना। ठीक, जैसे जो कि भारत, अफगानिस्तान और एशिया के मध्य फैली हुई थी, वही जनपद आगे के महाजनपद आपकी बनती है। महावास्तु में उल्लेख क्या है? एक अन्य बौद्ध ग्रंथ है महावस्तु, यहाँ पे भी 16 महाजनपदों की सूची में, परंतु इसमें गंधार और कंबुज का नाम नहीं है, ये अंतर आपको याद रखना है। महावस्तु, जैन ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, सॉरी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, इन सभी जगह 16 महाजनपद मिल रहे हैं। बट आपकी जो महावस्तु है वहाँ पे गंधार और कंबुज नहीं है, वहाँ पे इसके साथ क्या है, पंजाब में शिवा मिलता है, मध्य भारत में दर्शन आपको मिलता है। दर्शन नाम से आपकी नई जगह मिलती है, यार क्या? शिवा और दर्शन नाम से नई लोकेशन आपको मिलती है। यार महावस्तु में जो बौद्ध ग्रंथ थे, इसमें 16 महाजन पद्धति मिल रही है ना, तो क्या कंबोज गंधार और कंबोज आपकी नहीं है? मैं फिर से बोल रहा हूँ, नहीं है, ठीक है ना। और यहाँ इसमें क्या आपको शिवा है आपका, और मध्य भारत आपका है, सॉरी शिवा आपका पंजाब में हो गया, शुभ है शिवा, और मध्य भारत में आपको दर्शन मिले, दर्शना, ठीक है, क्या रखना? दसना, दसना, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट का बात करें, तो पुरातात्विक साक्ष्यों ने महाजनपद की ऐतिहासिकता की पुष्टि की है। इस पर की छठी सदी में क्या भारत में नगरीकरण, मुद्दा प्रचलन और राजनीतिक केंद्रीकरण का आरंभ हो चुका था। ये आपका क्या होगा? विशेषताएं होंगी इस टाइम, ठीक है। अब अगली सूची महाजनपद की सूची। अब तो महाजनपद की सूची आप लोग पढ़ चुके हो पूरी, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, लेकिन अभी इसमें इसलिए जरूरी है कि एक एक महाजनपद डिटेल में पढ़ना। तो जो महत्वपूर्ण महाजनपद है ना, उनको डिटेल में पढ़ना है। अब नेक्स्ट क्लास की बहुत बड़ी होगी, याद रखना, तो बड़ा जाएगा कंटेंट, बस किस्मत रखना आवाज खराब ना हो। और देखो क्लास में लॉकिज्म पढ़ी थी ना, तो लॉकिज्म इसमें डिटेल में दी गई बाकायदा, ये पूछी गई आपसे। और सेट वगैरह में एपी वगैरह बहुत अच्छे से पूछी जाती है यहाँ पे, ठीक है ना।
तो नेक्स्ट क्लास होगी, क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे उसमें, महाजनपदों की सूची करेंगे, लिस्ट ऑफ द 16 महाजनपद जो कि भगवती सूत्र में आपको दी गई है। चलो, तो बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करते चलें और फीडबैक जरूर देते चलें। आपका एक फीडबैक हमारे लिए सपोर्ट होता है, ठीक है। चलो।